नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया की जानकारी को लेकर आज रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लाए हैं रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों का पिटारा, जो आपको कम से कम समय में देश दुनिया में क्या हो रहा है उससे रूबरू करा देता है। तो आपका बिल्कुल भी समय ना खराब करते हुए हम शुरू करते हैं आज की खास खबरों को। तो हमारी आज की पहली खास खबर है कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर अमेरिकी वैज्ञानिक के दावे में निराशा। कैंसर, HIV के शोधकर्ता और मानव जीनोम परियोजना पर काम कर चुके अमेरिका के एक वैज्ञानिक का कोरोना वायरस की वैक्सीन पर दिया गया बयान चर्चा में है। साइंटिस्ट विलियम हेसलटाइन से कोरोना वायरस की वैक्सीन पर सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, मैं कोरोना वायरस की वैक्सीन के भरोसे नहीं हूं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को रोकने का बेहतर तरीका ये है कि सावधानी से संक्रमित मरीजों की पहचान की जाए और संक्रमण फैलाने की स्थिति में सख्त आइसोलेशन जैसे उपाय किए जाएं। MP का उज्जैन बन गया वुहान। 43 दिनों में कोरोना से 42 लोगों की मौत। अभी तक मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना वायरस से लगातार हो रही मौतों पर ही सबका ध्यान जा रहा था, लेकिन अब पड़ोसी शहर उज्जैन में भी कोरोना की वजह से लगातार हो रही मौतों का आंकड़ा डरा रहा है। आलम यह है कि 204 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 42 ने अब तक दम तोड़ दिया है। उज्जैन की मृत्यु दर इंदौर और भोपाल जैसे शहरों से काफ़ी आगे पहुंच गई है। जस्टिस मुरलीधर के फेयरवेल में उमड़ी वकीलों की भीड़। दिल्ली हिंसा को लेकर पुलिस को फटकार लगाने वाले हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस S मुरलीधर गुरुवार को विदा हो गए। उनके फेयरवेल के दौरान उन्होंने अपने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में तबादले के घटनाक्रम के संबंध में जानकारी साझा की। असल में दिल्ली हिंसा के दौरान बीजेपी नेताओं के कथित भड़काऊ बयानों पर कार्रवाई न करने पर पुलिस को फटकार लगाकर सुर्खियों में आने वाले हाईकोर्ट के जस्टिस S मुरलीधर को गुरुवार को विदाई दी गई। उनका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में तबादला किया गया है। चीन ने दी धमकी, कहा अमेरिका अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। चीन के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को ताइवान मुद्दे को लेकर अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ट्वीट कर ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन को दूसरे कार्यालय की बधाई दी थी। इसी ट्वीट को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर नाराजगी जाहिर की है। नेपाल के PM ओली बोले, कोई भी कीमत हो अपनी जमीन लेकर रहेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली ने मंगलवार को कहा कि कालापानी, लिपू लेक और लिम्पी याधुरा नेपाल भारत चीन के ट्राई जंक्शन में हैं और इन्हें नेपाल के नक्शे में किसी भी कीमत पर शामिल किया जाएगा। बता दें कि 8 मई को भारत ने लिपू लेक में कैलाश मानसरोवर रोड लिंक का उद्घाटन किया था, जिसे लेकर नेपाल ने ऐतराज जताया था। नेपाल उत्तराखंड के लिपू लेक, कालापानी और लिम्पी याधुरा पर अपना दावा पेश करता है और अब उसने एक नया नक्शा तैयार किया है, जिसमें इन तीनों क्षेत्रों को शामिल किया गया है। पाक के सबसे भरोसेमंद यार चीन ने तोड़ा भरोसा, लगाई अरबों की चपत। पाकिस्तान अक्सर चीन को सबसे ज़्यादा भरोसेमंद दोस्त गिनता है, लेकिन हैरानी की बात है कि चीन रणनीतिक साझेदारी के नाम पर उसे आर्थिक चोट पहुंचा रहा है। पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर की लागत से चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर यानी CPEC के तहत चीनी कंपनियां खूब मुनाफा कमाने में लगी हुई हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बिजली के बढ़ते दाम की जांच के लिए एक कमेटी गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर CPEC के तहत चीनी कंपनियों के भ्रष्टाचार से पर्दा उठाया है। CPEC में पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार ने पाकिस्तान को अरबों रुपयों का चूना लगाया है। भारत के इन 3 इलाकों को नेपाल ने अपने नक्शों में दिखाया, बड़ा विवाद। नेपाल की सरकार ने नए राजनीतिक नक्शों को मंजूरी दे दी है। इस नए नक्शों में भारत के कालापानी, लिपू लेक और लिम्पी याधुरा को भी शामिल किया गया है। 8 मई को भारत ने उत्तराखंड के लिपू लेक से कैलाश मानसरोवर के लिए सड़क का उद्घाटन किया था, जिसे लेकर नेपाल ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उसके बाद से नेपाल में खूब विरोध प्रदर्शन होने लगे थे। नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली ने भी कहा था कि वह 1 इंच जमीन भारत को नहीं देंगे। नेपाल ने के इस कदम के बाद दोनों देशों के बीच गतिरोध बढ़ने की आशंका गहर गई है।
भारत के लॉकडाउन की वजह से मुश्किल में फंसा मलेशिया। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए भारत में लॉकडाउन को 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। लॉकडाउन की वजह से भारतीय उद्योग धंधे तो बुरी तरह प्रभावित ही हो रहे हैं, लेकिन इसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ रहा है। भारत से सप्लाई बाधित होने की वजह से मलेशिया रमज़ान के महीने में मास्क की किल्लत का सामना कर रहा है। कुआलालंपुर के स्ट्रीट वेंडर अबू जहरीम इस्माइल ने न्यूज़ एजेंसी राइटर्स को बताया कि रमज़ान के महीने में भैंस के मांस की बिक्री बढ़ जाती थी, लेकिन इस साल कोरोना वायरस की महामारी ने भैंस के मांस के निर्यात को भी रोक दिया, जिससे इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। स्ट्रीट वेंडर ने कहा कि वायरस ने सब कुछ गर्त के धकेल दिया है। भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए अब तक सबसे ज़्यादा कोविड-19 के मरीज। पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं। भारत में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,20,000 के करीब पहुंच गया है। अम्फान से तबाह हुए पश्चिम बंगाल ओडिशा आज दौरा करेंगे पीएम मोदी। चक्रवाती तूफान अम्फान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में सबसे ज़्यादा तबाही मचाई। इस तूफान ने 72 लोगों की जिंदगी छीन ली। तूफान ने हज़ारों घरों को तहस नहस कर दिया। बड़ी इमारतों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। हज़ारों पेड़ उखड़ गए। पश्चिम बंगाल में हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी से राज्य का दौरा करने का अनुरोध किया था, जिसके बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को पीएम मोदी पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा करेंगे। घरेलू उड़ानों के टिकटों के लिए सरकार ने बनाए 7 स्लैब। 2000 से 18,600 के बीच होगा किराया। घरेलू उड़ानों के टिकटों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को 7 स्लैब बनाए। इसके मुताबिक टिकटों का किराया 2000 से 18,600 के बीच होगा। बता दें कि सोमवार से चरणबद्ध तरीके से घरेलू उड़ान का संचालन शुरू हो रहा है। इसे लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और यात्रा से संबंधित एसओपी की जानकारी दी थी। इसके बाद डीजीसीए ने हवाई किराए की 7 श्रेणी जारी की। 40 मिनट से कम समय में यात्रा पूरी होने वाली उड़ानों के लिए किराए की निचली सीमा 2,000 रुपये और अधिकतम सीमा 6,000 रुपये होगी। पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी कदम महत्वपूर्ण लेकिन स्थायी नहीं। अमेरिका की एक शीर्ष राजनयिक ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन आतंकी समूह का सफाया करने के लिए विश्वसनीय कदम उठाने के वास्ते इस्लामाबाद पर दबाव बना रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद द्वारा जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद के अभियोजन और दोष सिद्धि जैसे आतंकवाद रोधी हाल में उठाए कदम महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन स्थायी नहीं हैं। दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों की निवर्तमान प्रधान उप सहायक विदेश मंत्री एलिस वेल्स ने वॉशिंगटन डीसी स्थित थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से कहा कि अमेरिका ऐसे व्यावहारिक कदमों को बढ़ावा देता है कि जो भारत और पाकिस्तान अपने द्विपक्षीय तनाव को कम करने के लिए उठा सकते हैं। रेपो रेट में 0.40% की कटौती, लोन की ब्याज दरों का बोझ होगा कम। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पॉलिसी लेवल पर बैंक ज़रूरत के अनुसार फैसले लेता रहेगा। आरबीआई गवर्नर ने बताया, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 9.2 अरब डॉलर बढ़ा है। निर्धारित समय से पहले ही एम्फन की लैंडफॉल प्रक्रिया शुरू, 24 घंटे बाद साफ होगा मौसम। ओडिशा में निर्धारित समय से पहले ही एम्फन की लैंडफॉल प्रक्रिया शुरू हो गई। लैंडफॉल प्रक्रिया पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में जारी है। लैंडफॉल प्रक्रिया 2 बजे से शुरू हुई है। इसका 4 घंटे तक चलने का अनुमान है। भुवनेश्वर क्षेत्रीय मौसम विभाग केंद्र के निर्देश HR विश्वासन ने यह जानकारी दी है। भुवनेश्वर क्षेत्रीय मौसम विभाग केंद्र के निदेशक HR विश्वासन ने कहा कि 24 घंटे के बाद मौसम साफ हो जाएगा। वर्तमान समय में एम्फन के प्रभाव से राज्य भर में समुद्री हवा चलने के साथ बारिश हो रही है। जल्द आयोजित होगा G7 शिखर सम्मेलन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जताई संभावना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संभावना जताई है कि G7 शिखर सम्मेलन जल्द ही आयोजित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लगता है दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को साथ लाने वाला G7 सम्मेलन जल्द ही होगा। बता दें कि मार्च में होने जा रही G7 शिखर सम्मेलन को कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते रद्द कर दिया गया था। ट्रंप ने कहा कि अब व्हाइट हाउस से इसकी शुरुआत होगी और फिर कैंप डेविड
प्रेसिडेंशियल रिट्रीट में सम्मेलन को आयोजित किया जाएगा। भारतीय सरहद पर चीनी हलचल से अमेरिका ने किया आगाह, कहा इसे हल्के में न ले भारत। भारत चीन सरहद पर हुई सैन्य हलचल को लेकर अमेरिका ने नई दिल्ली को आगाह किया है। अमेरिका ने कहा कि चीन भारत सहित पड़ोसी देशों के साथ उत्तेजक और ज़बरदस्त सैन्य और अर्धसैनिक गतिविधियों में लगा हुआ है। व्हाइट हाउस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन का यह संकेत खतरनाक है और भारत को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हालांकि भारत ने चीन के इस क्रियाकलाप का जोरदार विरोध किया है। एक शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ने भारत के इस कदम का समर्थन किया ताकि उसके क्षेत्र में चीनी शासन का जोरदार विरोध किया जा सके। व्हाइट हाउस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजिंग पूर्व और दक्षिण चीन सागर, ताइवान स्ट्रेट और भारतीय चीन सीमा क्षेत्रों में उत्तेजक और ज़बरदस्त सैन्य और अर्धसैनिक गतिविधियों में संलग्न है। ऐसा करके चीन पड़ोसियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का खंडन करता है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले, आयुष्मान भारत योजना का और किया जाएगा विस्तार। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को यह कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आगे विस्तार किया जाएगा। इस बीच अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत करीब 2300 मरीज ने विभिन्न अस्पतालों में मुफ्त में कोविड-19 का इलाज कराया है, जबकि पिछले 1.5 महीनों में 3000 से अधिक लोगों के संक्रमण का परीक्षण किया गया है। पत्रकारों से बात करते हुए वर्धन ने कहा कि आयुष्मान भारत सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। 55 करोड़ गरीब लोग 5 लाख रुपए तक मुफ्त में इलाज करा पाएंगे। इस योजना में 1 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं। हम इस योजना को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। भारत में 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास साबुन पानी की सुविधा तक नहीं, जोखिम ज़्यादा। भारत में 5 करोड़ से अधिक लोगों के द्वारा दूसरों को कोरोना संक्रमण फैलाने का जोखिम बहुत अधिक है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास हाथ धोने की ठीक व्यवस्था भी नहीं है। अमेरिका में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के अध्ययन में कहा गया है कि निचले एवं मध्य आय वाले देशों के 2 अरब से अधिक लोगों को साबुन और साफ पानी की उपलब्धता नहीं है। यही वजह है कि अमीर देशों के लोगों की तुलना में यहाँ संक्रमण फैलने का जोखिम अधिक। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की हुई शुरुआत, कृषकों के खाते में डाले गए 1500 करोड़। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शहादत दिवस पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की विशेष उपस्थिति पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस योजना का शुभारंभ कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास कार्यालय में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ उपस्थित रहे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किसानों के हित में प्रारंभ की गई छत्तीसगढ़ सरकार इस अभिनव योजना के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों की सराहना की। अमेरिका में जनगणना 2020 के संबंध में संघीय न्यायाधीश ने न्याय विभाग पर लगाया जुर्माना। अमेरिका में इस साल होने वाली जनगणना की चर्चा फिर से तेज हो गई है। पिछले साल यूएस की तरफ से जनगणना में नागरिकता पक्ष शामिल करने को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विवादित नागरिकता सवाल हटाने पर सहमति जताई थी। ट्रंप ने नागरिक अधिकार के कार्यकर्ताओं के व्यापक विरोध के बाद यह फैसला लिया था। अब न्यूयॉर्क में एक संघीय न्यायाधीश के गुरुवार को न्याय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर जुर्माना लगाया है। दरअसल यह विभाग जनगणना 2020 के नागरिकता सवाल पर राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ दायर मुकदमों में 900 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट से संबंधित कार्य करने में विफल रहा है। इसमें ट्रंप प्रशासन की तरफ से नागरिकता सवाल को शामिल करने की कोशिश की गई थी। बिहार में फूटा कोरोना बम, मिले 324 नए मरीज, संख्या हुई 1987। बिहार में विगत 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 324 मामले सामने आए हैं।
24 घंटे में मिले पॉजिटिव मामलों की यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1987 हो गई है। बुधवार की दोपहर तक राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1663 थी। आज पाए गए नए मामलों में से अकेले जहानाबाद के 50 हैं। इसके अलावा गया से 7, समस्तीपुर से 9, वैशाली से 4, बक्सर से 11, शेखपुरा से 2 व पूर्णिया से 1 है। यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में कोरोना के शिकार टॉप 10 देशों की सूची में शामिल होगा भारत। भारत में कोरोना वायरस के मामले बीते कुछ समय में बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि बीते 72 घंटों में 15,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। लॉकडाउन का चौथा फेज इस हिसाब से बेहद खतरनाक होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि अब से पहले हुए लॉकडाउन तीनों ही चरणों में कोरोना संक्रमितों की रफ्तार कई गुना तेजी से बढ़ी है। इसकी एक बड़ी वजह हमारी अपनी लापरवाही भी हो सकती है। मुमकिन है कि हम सरकार द्वारा दी जा रही छूट का बेहिचक इस्तेमाल कर इस वायरस को पनपने का और बढ़ने का मौका दे रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि एक बार इस बारे में दोबारा विचार करना ज़रूरी है कि क्या सही है और क्या गलत। गिरावट के साथ खुला बाजार, टाटा स्टील, आईटीसी और एनटीपीसी के शेयर में आई मंदी। भारतीय शेयर बाजार सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन शुक्रवार को गिरावट के साथ खुले हैं। शुरुआती कारोबार में भी बाजार में गिरावट देखी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स शुक्रवार को करीब 110 अंक की गिरावट के साथ 30,822.78 पर खुला है। शेयर शुक्रवार सुबह 9:19 पर 0.45% या 138.30 अंक की गिरावट के साथ 30,794.60 पर ट्रेंड कर रहा था। शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 7 शेयर हरे निशान पर और 23 शेयर लाल निशान पर ट्रेंड कर रहे थे। शुक्रवार सुबह अन्य एशियाई बाजारों में भी गिरावट देखने को मिली है। कोरोना वायरस से मौत पर परिवार को तुरंत मिलेगा क्लेम, कंपनियां नहीं कर पाएंगी आनाकानी। अगर आपने किसी तरह का लाइफ इंश्योरेंस करवाया है तो यह आपके लिए काम की खबर है। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से होने वाली मौत को लेकर मिलने वाले क्लेम रिक्वेस्ट को इंश्योरेंस कंपनियां प्रोसेस करेंगी। लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े संगठन ने कहा कि कोविड-19 से मौत से जुड़े क्लेम में फोर्स मेजर क्लॉज लागू नहीं होगा। यह एक ऐसा क्लॉज होता है जब प्राकृतिक आपदा, दंगे, महामारी या युद्ध जैसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम को खारिज कर देती हैं। लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल ने कहा कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की इंश्योरेंस कंपनियां कोरोना की वजह से मौत को लेकर मिलने वाले क्लेम को प्रोसेस करेंगी। यूपी से बसों का किराया मांगने पर राजस्थान सरकार से मायावती नाराज, कहा यह कंगाली व अमानवीयता है। उत्तर प्रदेश में जोर शोर से चल रही बसों की राजनीति शुक्रवार को एक बार फिर गर्मा गई। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस की राजस्थान सरकार पर लॉकडाउन में फंसे छात्रों का कोटा से यूपी बॉर्डर तक छोड़ने की एवज में यूपी सरकार से बसों को किराया मांगने पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेसी सरकार का यह कृत्य उनकी कंगाली और अमानवीयता को प्रदर्शित करता है। दो पड़ोसी राज्यों के बीच ऐसी घिनौनी राजनीति अति दुखद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रवासी श्रमिकों व कामगारों के रूप में वापस आ रही प्रदेश की संपदा। जिस प्रवासी श्रमिक कामगारों की फिक्र पर सियासत हो रही है, उन गरीबों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संपदा बताया है। योगी ने कहा कि 1 मार्च से अब तक जो करीब 30 लाख प्रवासी वापस आए हैं, वह उत्तर प्रदेश की संपदा हैं। उनके बल पर प्रदेश का विकास और तेज होगा। यह आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो प्रदेश अपने आप विकसित होने लगेगा। इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। हर रोज सभी देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जो आपको खबरों से डराता नहीं बल्कि सच्चाई से रूबरू करवाता है। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।